हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो किसी न किसी तरह बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्रोमेटीन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमोनीमा, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स, ये सब क्या होते हैं और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको लेकर के स्टूडेंट्स तो अक्सर कंफ्यूज रहते ही हैं। कई बार टीचर्स में भी इन टर्म्स को लेकर के डाउट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सभी का मतलब और इनके डिफरेंसेस आज हम डिटेल में समझेंगे। इन टर्म्स को समझने से पहले हमें सेल साइकिल का जनरल आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेल साइकिल क्या होता है। सेल की कंप्लीट लाइफ साइकिल को ही कहा जाता है सेल साइकिल। और सेल साइकिल को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। इंटरफेज ये सेल साइकिल का वह टाइम पीरियड है जब सेल डिवीजन नहीं कर रही होती है बल्कि सेल डिवीजन की प्रिपरेशन कर रही होती है। इस टाइम को हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज को फिर से 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला है G1, दूसरा है S और तीसरा है G2। जीवन फेज में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। एस एक इंपॉर्टेंट फेज है जब सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसका रेप्लिकेशन होता है। सेल के जेनेटिक मटेरियल को डबल किया जाता है एस फेज में। G2 फेज में भी कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है। तो ये तो हमने इंटरफेज को समझा। दूसरा एम फेज का मतलब है वह टाइम पीरियड जब एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन को ही हम कह रहे हैं एम फेज। यह सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस 2 टाइप से हो सकता है। और जो एम फेज है उसमें 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ पर एनाफेज एक इम्पॉर्टेंट फेज है जब हम सेल के जेनेटिक मटेरियल को आधा आधा करके दोनों डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ध्यान से समझिए, एस फेज में हमने जेनेटिक मटेरियल को डबल किया और एना फेज में उस जेनेटिक मटेरियल को आधा आधा करके दोनों डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे बनने वाली डॉटर सेल्स जो है वो पूरी तरह से मदर सेल्स की आइडेंटिकल कॉपीज होती है। तो इस डायग्राम में आप समझें, बाहर वाली जो रिंग है उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो ऑरेंज कलर से शो किया है वो इंटरफेज को रिप्रेजेंट करता है, और एक थोड़ा सा टाइम पीरियड जो हमने येलो कलर से शो किया है वो एम फेज को रिप्रेजेंट करता है। और एम फेज के बाद यानी कि डिवीजन कंप्लीट होने के बाद 2 नई डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ अगर आप अंदर वाली रिंग को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इंटरफेज को हमने फिर से 3 स्टेज में डिवाइड किया है, G1, S एंड G2। यहाँ एक और टर्म यूज की है G0 फेज या G0 फेज। जब कोई सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है, जब किसी सेल का सेल साइकिल G1 स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ता है यानी कि सेल डिवीजन नहीं करती है, तो उस सेल की G1 फेज को ही हम G0 फेज कहते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं क्रोमेटिन क्या है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को रखने के लिए एक सेपरेट चेंबर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है लेकिन डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा लेंथ के डीएनए को छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट किया जाए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कॉर्नर वाले डायग्राम में आपको वायर केबल्स नजर आ रही है। अगर वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है और उसको हम कम जगह में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक व्हील लेते हैं और व्हील के चारों तरफ उस वायर को लपेट देते हैं। इस तरह से हमने वायर की कॉइलिंग कर ली, वायर को कंडेंस कर दिया और बहुत ज़्यादा लेंथ के वायर को कम जगह में फिट कर दिया। सेम स्ट्रेटजी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी यूज़ की जाती है। यहाँ पर हम डीएनए को लपेटने के लिए हिस्टोन प्रोटीन को यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा होता है, जैसा कि आपको सेंटर वाले डायग्राम में नजर आ रहा है। यहाँ पर हिस्टोन के चारों ओर डीएनए को लपेटा गया है। इससे
छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा लेंथ का डीएनए जो है वो फिट हो जाता है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में, उसमें आप एक इंटरफेज न्यूक्लियस को देख रहे हैं जिसके अंदर हमको क्रोमेटिन थ्रेड्स नजर आ रहे हैं। ये क्रोमेटिन सेल साइकिल की इंटरफेज स्टेज में प्रेजेंट होता है और यही क्रोमेटिन जब और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है तो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो इंटरफेज स्टेज में डीकंडेंस फॉर्म में रहते हैं और तब हम उनको क्रोमेटिन कहते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन हाईली कंडेंस हो जाता है और तब हम उसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम का डीकंडेंस फॉर्म है या क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन का हाईली कंडेंस फॉर्म है। अब हम समझते हैं क्रोमोसोम और क्रोमेटिड क्या होते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम जो है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमेटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है तो उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा क्लियर हमको सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में नज़र आती है। तो यहाँ जो डायग्राम हमको नज़र आ रहा है ये एक मेटाफेज क्रोमोसोम है। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। याद कीजिए अभी हमने बात की थी इंटरफेज की एस फेज में, एस स्टेज में जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन से जो एक क्रोमेटिड है उसकी एक और कॉपी बन जाती है और इस तरह से 2 क्रोमेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मेटाफेज क्रोमोसोम में हमको 2 क्रोमेटिड्स नजर आ रहे हैं। दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक ही जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होने से बने हैं, इसलिए इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। हमने ये भी कहा था कि एनाफेज में हम जेनेटिक मटेरियल को आधा आधा कर देंगे, तो एनाफेज में ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे। तो एनाफेज स्टेज में अगर हम क्रोमोसोम को देखेंगे तो उसमें हमको सिंगल क्रोमेटिड नजर आएगा। मतलब मेटाफेज क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं और एनाफेज क्रोमोसोम में 1 क्रोमेटिड होता है। अब आगे समझते हैं क्रोमोनीमा और क्रोमोनिमेटा क्या है। तो क्रोमोनीमा और क्रोमोनिमेटा ये तो एक ही चीज के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। अगर सिंगल है तो हम क्रोमोनीमा कहते हैं और एक से ज्यादा है तो प्लूरल फॉर्म में हम उसको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमेटिड, अभी हमने पिछली स्लाइड में क्रोमेटिड को समझा। क्रोमेटिड्स जो हैं वो हाईली कंडेंस फॉर्म है और ये क्रोमेटिड्स हमको नजर आते हैं मेटाफेज स्टेज में, लेकिन क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। प्रोफेज में क्रोमेटिन पार्शियली कंडेंस्ड फेज में होता है और पार्शियली कंडेंस्ड फेज में हम उसको कहते हैं क्रोमोनीमा और मेटाफेज तक आते आते क्रोमोनीमा और ज़्यादा कंडेंस होकर के बनाते हैं क्रोमेटिड्स। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जिस थ्रेड को मेटाफेज में हम क्रोमेटिड कहते हैं उसी को प्रोफेज स्टेज में हम क्रोमोनीमा कहते हैं। अब हम समझते हैं क्रोमोमियर क्या है। क्रोमोमियर जो है ये बीड लाइक ग्रेन्यूल्स, छोटी छोटी मोती जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जो क्रोमोनीमा के ऊपर लीनियर सीरीज में प्रेजेंट होती है। सबसे नीचे डायग्राम में आप देखें हमने यहाँ पर एक प्रोफेज क्रोमोसोम बनाया है। प्रोफेज क्रोमोसोम जिसमें क्रोमेटिड नहीं है बल्कि क्रोमोनीमा है। तो जो इसके थ्रेड्स हैं वो क्रोमोनीमा हैं। दोनों क्रोमोनीमा सेंट्रोमियर पर आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि सेंटर में जो सर्कल है वो सेंट्रोमियर है। उसके अलावा जो रेड कलर से हमको डॉट्स नजर आ रहे हैं वो है क्रोमोमियर्स। तो प्रोफेज स्टेज में क्रोमोनीमा के ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आती है जिनको हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। ये क्रोमोमियर्स माइटोसिस की प्रोफेज स्टेज में भी प्रेजेंट होते हैं और मियोसिस की प्रोफेज स्टेज में भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये बीड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रोमोमियर कैसे बनते हैं? तो ये जो कंटिन्यूस डीएनए थ्रेड है
उसकी लोकल कॉइलिंग से बनते हैं। एक ही जगह पर डीएनए की कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, नोड लाइक गिठान की तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोमियर। तो अभी तक हमने जो समझा है उसका कंक्लूजन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक सेल ली है, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 4, और ये इस सेल का डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, यानी कि 2n = 4, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस सेल की जीवन स्टेज की अगर हम बात करें तो जीवन स्टेज में इस सेल में टोटल 4 क्रोमोसोम है और हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक सिंगल क्रोमेटिड है। लेकिन जीवन इंटरफेज के अंदर आता है और इस टाइम पे क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होता बल्कि क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। समझने के लिए हमने कह दिया है 4 क्रोमोसोम ईच विद 1 क्रोमेटिड, लेकिन अभी क्रोमोसोम क्रोमेटिन की फॉर्म में है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो डबल हो गया, यानी कि G2 स्टेज में हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर तो 4 है बट ईच विद 2 क्रोमेटिड। G1 स्टेज में भी 4 क्रोमोसोम थे लेकिन हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमेटिड था। G2 स्टेज में भी 4 क्रोमोसोम है लेकिन हर एक के अंदर 2 क्रोमेटिड बन गए हैं। लेकिन ये अभी भी क्रोमेटिन की फॉर्म में है, यहाँ क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं है, डीकंडेंस स्टेज में है, यानी कि क्रोमेटिन की फॉर्म में है। ये हमने इंटरफेज स्टेज को समझा। जब एम फेज यानी कि सेल डिवीजन होगा तो प्रोफेज स्टेज में वही 4 क्रोमोसोम ईच विद 2 क्रोमेटिड थोड़ा और कंडेंस हो जाएंगे, और प्रोफेज स्टेज में हम जो बनने वाले क्रोमेटिड्स हैं उसको कहेंगे क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनिमा। तो प्रोफेज स्टेज में 4 क्रोमोसोम ईच विद 2 क्रोमेटिड्स, और क्रोमेटिड्स जो है वो पार्शियली कंडेंस है, यानी कि उनको हम कहेंगे क्रोमोनिमेटा। और मेटाफेज स्टेज में क्रोमोनिमेटा का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा और तब हम उनको कह सकते हैं क्रोमेटिड्स। तो मेटाफेज स्टेज में हम कहेंगे 4 क्रोमोसोम्स ईच विद 2 क्रोमेटिड्स। फिर इसके बाद सेल डिवीजन की एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है जिससे क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से एनाफेज की नेक्स्ट स्टेज यानी कि टीलोफेज स्टेज में जो 4 क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ था उससे कुल 8 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, लेकिन अब फिर से हर एक क्रोमोसोम के अंदर सिंगल क्रोमेटिड प्रेजेंट होगा। तो टीलोफेज स्टेज में हमको मिलेंगे 8 क्रोमोसोम्स ईच विद 1 क्रोमेटिड, और अब इन 8 क्रोमोसोम्स में से 4 क्रोमोसोम दोनों डॉटर सेल्स को मिल जाएंगे। इस तरह से बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स में 4 क्रोमोसोम्स ईच विद 1 क्रोमेटिड, यानी कि ये कंडीशन सेम वही कंडीशन है जो डिवीजन से पहले मदर सेल की थी G1 स्टेज में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी टर्म्स समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।